हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एरे का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है वैलिड माउंटेन एरे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अपन समझते हैं क्या बोल रहा है। आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। सर हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे गिवन है, आपको ट्रू रिटर्न करना है कब, जब ये है ना एरे एक वैलिड माउंटेन एरे हो। अभी वैलिड माउंटेन एरे क्या होता है, सीधा डायग्राम समझते हैं यार। वैलिड माउंटेन एरे होता है जब आपको एरे है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में गिवन हो, और फिर किसी एक पॉइंट सम पॉइंट ऑफ आई है ना, वहां से एरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। एरे हमेशा बढ़ता रहे, वो तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एरे हमेशा घटता रहे, मान लो 10 9 फिर 8 फिर 7, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यार है ना स्टिक वर्ड स्टिकलिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब है ना इसमें कोई एरे रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना एरे 2 बार 3 रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे कोई रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे 1 हो गया फिर 2 हो गया फिर 2 हो गया, मतलब 3 हो गया फिर 3 हो गया फिर 4 फिर 4, मतलब ऐसे कोई है ना रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट। मतलब अगर एक बार बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते रहने चाहिए, ना तो कोई रिपीटेड एलिमेंट अलाउड है ना कोई अगला छोटा एलिमेंट अलाउड है, ठीक है। और वैसे ही सेम डिक्रीजिंग में भी कोई रिपीटेड एलिमेंट अलाउड नहीं है, और हमेशा एलिमेंट जो है ना घटते रहने चाहिए, कोई एलिमेंट बढ़ावा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वैलिड माउंटेन एरे होता है कि एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते रहे। एक किसी पॉइंट पे जाके एरे अगर डिक्रीजिंग स्टार्ट हो तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होता रहे, फिर वो कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो या फिर इंक्रीजिंग भी ना हो। ये होता है वैलिड माउंटेन एरे, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो पहले फटाफट से ये वाला एरे बना लेते हैं जो एग्जाम्पल में गिवन है अपने को। 0 2 3 4 5 2 1 0। सर ये अपने को एरे गिवन है 0 3 4 0 2 3 4 5 2 1 0, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 साइज का एरे गिवन है अपने को ना, n इज 8। तो अब देखो इसकी अप्रोच क्या रहेगी। मैं तो 2 अप्रोच बताऊंगा जिसमें से अपन पहली अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो एरे अपने को बोल रहा है कि हमेशा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, इधर से इंक्रीजिंग और इधर से डिक्रीजिंग, है ना। माउंटेन एरे होता है, मतलब एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होता है, तो मैं इसको बेसिकली ये बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 बंदे पकड़ लेता हूँ, उसको माउंटेन के एक शिखर पे खड़ा कर देता हूँ, एक छोर पे और एक इस छोर पे खड़ा करता हूँ, बोलता हूँ कि दोनों जाओ और देखो ये माउंटेन एरे है क्या। और देखते रहो, ये ध्यान रखना कि तुम है ना हमेशा चढ़ते रहो, कभी भी है ना मतलब सीधी माउंटेन में हमेशा मतलब चढ़ाई करते रहो। मतलब कोई ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते ना आए जहाँ मतलब तुम पहले बराबर हो जाओ, मतलब हमेशा सीधी चढ़ाई। और इसको भी बोलूंगा कि तू भी सीधी चढ़ाई करना, मतलब बेसिकली ऐसे टेढ़े मेढ़े या फिर है ना ऐसे मतलब मतलब सिमिलर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो हमेशा दोनों बढ़ते रहे, मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अपन क्या करेंगे कि अपन है ना जीरो इंडेक्स पे एरो को खड़ा एक इंडेक्स को खड़ी कर देंगे। तो लेट से मैं इसको बोलता हूँ कि मैंने इधर आई को खड़ा कर दिया, मैंने इधर आई को खड़ा कर दिया, और मैं ना इस वाले के लिए ना जे को खड़ा करता हूँ। मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, जे तू तो है ना लास्ट पे खड़ा हो जा, और आई को बोल दिया कि भाई तू फर्स्ट पे खड़ा हो जा। अब आई को बोलूंगा कि तू है ना ऊपर चढ़ता रहे और देखता रहे कि कोई भी है ना रिपीटेड एलिमेंट्स ना आए, और हमेशा तेरे से बड़े एलिमेंट्स आए। मतलब मैं आई को i+1 से चालू करूंगा, i+1 से, और देखता रहूंगा कि भाई तुम्हें चलता रहा, चलता जा, और है ना कोई भी बड़ा एलिमेंट्स नहीं। और कहाँ रुकना है, रुकना कहाँ है कि जब तेरे को तेरे से अगला एलिमेंट कोई छोटा एलिमेंट मिल जाए वहां रुक जा, मतलब बेसिकली यहाँ रुक जा। इसको बोलूंगा कि भाई तू सेम ऐसा करता है, यहाँ आके रुक जा, यहाँ आके रुक जा। अब लास्ट में देख लूंगा क्या ये दोनों एक जगह पर ही हैं, क्या ये दोनों एक जगह पर ही हैं, एक जगह पर ही हैं यार। क्या आई इक्वल टू जे है, दोनों यहाँ जे है। और मैं लेकिन ये भी चेक करूंगा कि है ना ये भी तो हो सकता है कि मेरा है ना आई कभी आगे बढ़ा ही ना हो, जे ही बेचारा ट्रेवल्स करता करता जीरो पे आ गया हो या जीरो के पास आ गया हो। तो मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या मैं ये भी चेक करूंगा क्या आई अपनी जगह से बढ़ा भी तो है। मतलब बेसिकली अगर जे ही अगर मान लो ट्रैवल करता आ गया होगा, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्या हो गया होगा। जैसे मान लो मेरा i10 से स्टार्ट हो और जे स्टार्ट हुआ होगा 0 से 1 से 2 से 3 4 और ये मान लो 9। तो आई तो मेरा अभी 10 पे, आई तो 9 पे। अब आई आगे जा नहीं सकता क्योंकि अगला एलिमेंट छोटा है, लेकिन जे बेचारा ट्रेवल करता करता यहीं तक आ गया। अब तुम बोलोगे क्या दिक्कत है भैया, माउंटेन एरे तो है मतलब 10 है और फिर 10 के बाद सारे हो रहे हैं डिक्रीज। लेकिन तुम देखो यार ये तो डिक्रीजिंग स्क्यूड स्क्यूड है ना, स्क्यूड है वो है माउंटेन एरे। मान लो ये वाला पॉइंट 10 है, अब यहाँ से 9 4 3 2 0 1 0, ये तो बिल्कुल डिक्रीजिंग है, ये तो केवल माउंटेन का एक पार्ट है, बाकी का माउंटेन तो है ही नहीं। तो इसलिए ना ये वाला केस नहीं ले सकते, और सेम यार आई के लिए भी लेंगे। क्या पता है ना अपना आई ट्रैवल करता करता जे तक पहुंच गया हो, है ना। ये वाली चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। तो है ना इधर मैं बोलूँगा साथ में होना चाहिए आई अपना ग्रेटर देन 0 एंड जे इज लेस देन, बेसिकली जे इज लेस देन एन। हाँ, जे इज लेस देन एन, ठीक है, ऐसा कुछ बोलूँगा मैं,
ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं, मैंने लिख के रख रखा है ये वाला कोड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो एरे की साइज ले ली, है ना, उसके बाद मैंने देखा एरे को 0 पे खड़ा कर दिया बेसिकली इस वाले इंडेक्स पे, और जे को खड़ा कर दिया n-1 एरे की साइज से जस्ट पहले वाला इंडेक्स, क्योंकि n-1 होता है तो जे को यहाँ खड़ा कर दिया, आई को यहाँ खड़ा कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आई तू ना अपने अगले एलिमेंट चालू कर और देखता रहे कि तू हमेशा है ना तू हमेशा छोटा हो, तेरा अगला हमेशा एलिमेंट बड़ा हो। मतलब आई अगर यहाँ चालू करेगा तो तू है ना अगले एलिमेंट चालू कर, ये हमेशा है ना बड़ा होना चाहिए और तू हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब जैसे ए आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर ऑफ आई प्लस 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर ये कंडीशन जब तक है ना, जब तक तू आगे बढ़ता रहे, रुकना मत, तो ये आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ये रुक कब जाएगा, जब इसको ना अगला एलिमेंट छोटा मिलेगा तो एरे का यहाँ पे आई रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या, जे जे तू कब तक आगे बढ़ता रहे, जब तक तेरा जो अगला एलिमेंट है ना वो तेरे से छोटा हो तब तक तू आगे बढ़ता रहे। तो जे अब जे जे आगे बढ़ना चालू करेगा, है ना। अब मैं जे को कहाँ चालू कर रहा हूँ, जे को मैं कब तक चला रहा हूँ, जब तक जे 0 से बड़ा रहे। मतलब जे 0 से बड़ा रहे इसका मतलब क्या है, जे इज ग्रेटर देन 0, मतलब जे ना ट्रेवर्स करता करता यहाँ फर्स्ट आई वाले एलिमेंट में ना हो जाए। और वैसे मैं आई को भी आगे चला कर रहा हूँ ना, चालू कर रहा हूँ, जे हमेशा कहीं ट्रेवल करता करता यहाँ तक ना आ जाए, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ बेसिकली। तो जे ना ट्रेवल्स करता करता यहाँ पे आएगा, यहाँ रुक जाएगा, है ना। जैसे जे यहाँ पे रुक जाएगा फिर मैं देखूंगा क्या आई और जे बराबर जगह पर है। अगर बराबर जगह पर रुके हैं वो, है ना, तब तो वो माउंटेन एरे है, क्योंकि मतलब दोनों पहुँचते पहुँचते एक पॉइंट पे मीट कर गए। और है ना जे मैं देख रहा हूँ कि आई है ना, आई हमेशा 0 से बड़ा हुआ, मतलब है ना आई अपने इंडेक्स से आगे बढ़ा हुआ, आई 0 से चालू किया था तो आई 0 से आगे बढ़ा है, मतलब आई ऊपर कहीं तो ऊपर गया है। और जे n-1 से, मतलब बेसिकली ना एन क्या, एन तो एरे की साइज होती है, तो n-1 से मतलब जे n-1 से भी आगे तो गया है ना कम से कम, ये देख रहा हूँ मैं बेसिकली। जे भी अपनी पोजीशन से हिला है और आई भी अपनी पोजीशन से मिला है और वो जाके एक पॉइंट पे मीट कर गए हैं, इसका मतलब उनको एक पीक मिल गया है। और ना अपने कंडीशन हिसाब से सेट करी थी कि अपने इधर इक्वल टू लगाया था, तो इक्वल टू वाला एलिमेंट आता तो ये कभी ये दोनों एक साथ एक पोजीशन पे नहीं मिलते। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इधर इक्वल टू लगा देता तो वो मतलब जैसे इस वाले केस में लेते हैं, है ना, इस वाले केस में लेते हैं, सॉरी अगर इक्वल टू नहीं लगाता तो, है ना, अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाता तो यार आई इधर रुक जाता और जे कहीं, जे है ना अपना जे यहाँ कहीं रुक जाता, यहाँ पे रुक जाता। तो देख लो तुम आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है ना, आई यहाँ पे जे यहाँ पे है, तो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, तो ये नॉट अ वैलिड माउंटेन एरे आता। तो तुम है ना जैसे ये तीनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू होगी, मतलब जे भी अपनी जगह से बड़ा है, आई भी अपनी जगह से बड़ा है और दोनों एक साथ कहीं पे मीट करें, तो अपन है ना वैलिड माउंटेन एरे है अपना, नहीं तो नहीं है। तो ये उस तरीके से काम कर रहा है, तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। अपन है ना एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, इसी वाले एरे पे कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एन इज टू ए आर ऑफ साइज, एरे क्या है, एन इज टू 8 है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ आई को तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जे को n-1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आई प्लस 1 इज लेस देन एन, जब तक है ना आई, मतलब अगला एलिमेंट है ना एरे की रेंज में हो। एन क्या है, एरे की रेंज, मतलब मैं अगले एलिमेंट पे जाना चाहता हूँ, मतलब मैं है ना माउंटेन को आगे चढ़ना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कहीं माउंटेन खत्म तो नहीं होगा, कहीं मैं खाई में तो नहीं गिर जाऊंगा। पहले बेसिकली ऐसा मान लो, मैं चेक कर रहा हूँ कि आई प्लस 1, मतलब मैं जिस एरे को इंडेक्स अगला एलिमेंट एक्सेस करने जा रहा हूँ वो एरे की रेंज में तो है ना। तो जब तक आई है ना अपने अगले एलिमेंट से छोटा हो तब तक आई को मूव करते रहो। 0 से 2 से छोटा है, इसको मूव करो, इसको मूव करते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो। 4 से भी छोटा है, अब 5 से छोटा है क्या एरे, क्या करंट एलिमेंट मेरा छोटा है क्या प्रीवियस एलिमेंट से, नहीं तो आई यहाँ पे आके रुक जाएगा यार, आई यहाँ पे आके रुक जाएगा, आई यहाँ पे रुक जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा क्या मेरा जो जे है, अब मैं जे चलाऊंगा, जे इज ग्रेटर देन 0, हमेशा जे 0, मतलब जे भी एरे के, जे कहीं है ना एरे की रेंज को, मतलब जे कहीं जब पीछे चला जाता था -1 ना चल जाए, क्योंकि -1 तो एरे की रेंज होती नहीं है। तो मैं जे कहूँगा जब तक जे 0 से ज़्यादा तब तक चलाना लूप को। और मैं देख रहा हूँ जे-1 जब तक बड़ा है अपने प्रीवियस एलिमेंट तब तक एरे को चलाते रहो। तो अभी ये एलिमेंट बड़ा है तो जे यहाँ पे आएगा, ये एलिमेंट बड़ा है जे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये एलिमेंट भी इस एलिमेंट से बड़ा है, करंट एलिमेंट से, जे यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन जैसे जे यहाँ जाने की कोशिश करेगा, जैसे जे यहाँ जाने की कोशिश करेगा, जे को लगेगा कि नहीं यार ये तो प्रीवियस, मतलब मेरा प्रीवियस एलिमेंट तो बड़ा नहीं है मेरे से, जे यहाँ पे है, तो जे यहीं पे रुक जाएगा, जे यहाँ पे यहाँ से कहीं पे नहीं रुकेगा, ये जे यहाँ रुक जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आती है। अब आई और जे एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं जो कि है 4, तो बेसिकली माउंटेन कैसा होगा, 0 1 2 3 4, अपना इसे काट देता हूँ एक बार, ये 5, और अब यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो जाएगा 5 से, ये 6 और ये 7,
बेसिकली ये माउंटेन एरे की ये पीक और ये नीचे, ठीक है ना। तो इमेजिन कर पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा था कि मैं जे को यहाँ चालू कर रहा हूँ, आई को यहाँ चालू कर रहा हूँ, आई भी आगे बढ़ा है और जे भी आगे बढ़ा है, और अगर वो एक जगह पे मीट कर रहे हैं जिस 5 पे, तो वो बेसिकली मतलब उन्होंने पीक खोज लिया, मतलब वैली माउंटेन एरिया। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा था। तो जे भी अपना मूव हो गया और ना आई भी अपना मूव हो गया। अब मैं देख लूंगा क्या अपना आई अपने स्टार्टिंग इंडेक्स से आगे बढ़ा है, मतलब आई आगे तो गया है ना कहीं, है ना। जेई प्रीवियस ट्रैवल करता करता आई तक तो ना आ गया हो, क्योंकि जेई प्रीवियस ट्रैवल करता करता आगे आ गया होगा, तो उसका एग्जांपल है मैंने तुमको बताया था कैसा होगा, 10 9 8 7 6 5। तो यार ये तो है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इधर एक साइड तो है ही नहीं माउंटेन की, माउंटेन तो वही नहीं है, तो डिक्रीजिंग हो गया ना। वैसे यार मैं चेक कर लूंगा क्या है ना अपना, क्या अपना आई तो आगे बढ़ा ही, और क्या है ना अपना मतलब बेसिकली जे भी तो आगे बढ़ा है ना कहीं, है ना। जे वहीं पे पॉइंट कर रहा हो और आई अपना आगे सरक गया हो, तो फिर ये वाला केस कैसे हो जाएगा, ये अपना राइट स्पीड हो जाएगा और ये अपना ये लेफ्ट स्पीड हो जाएगा। ये कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5, बेसिकली ये कि हमेशा आई बढ़ रहा है, बेचारा जे तो यहीं पे ही है ना, जे आगे नहीं बढ़ा, तो मैं वो वाली चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ चेक हो गई, ये चीज़ चेक हो गई, ये चीज़ हो गई, तो जे भी आगे बढ़ा है और आई भी आगे बढ़ा है, और है ना दोनों एक जगह पे भी है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, एंड ट्रू, एंड ट्रू। तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अब एक यार फॉल्स वाले केस में रन करते हैं, जो कि फॉल्स वाला ये है, तो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है, 0 2 3 3 5 2 1 0। अब अपने को ना फॉल्स वाले इस पर रन करते हैं, तो तुमको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। तो यार लॉजिक के हिसाब से पहले इंडेक्स कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो n इक्वल्स टू 8, n है ना, n इक्वल्स टू 8। अब मैं आई को यहाँ चालू करूँगा और जे को यहाँ चालू करूँगा, तो पहले आई वाला लूप चलाएंगे अपन कब से, जब तक i+1 है ना n की रेंज में और करंट इंडेक्स छोटा हो मेरे अगले एलिमेंट से। तो क्या 0 2 से छोटा है तो आई को आगे बढ़ाएंगे यार, क्या 3 से छोटा है तो आई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या अगले वाले 3 से छोटा है, नहीं यार अगले ठीक है बराबर है, लेकिन अपने बराबर वाली तो कंडीशन डाली नहीं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, तो आई यहीं पे रुक जाएगा, आई यहाँ पे आके रुक गया। अब जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जे को मैं कब तक आगे बढ़ाऊंगा, जब तक मेरा जे करंट जे छोटा हो, मेरा जे प्रीवियस वाला एलिमेंट बड़ा हो। तो 0 से बड़ा है 1 आगे बढ़ेगा, 2 से बड़ा है आगे बढ़ेगा, 3 से बड़ा है आगे बढ़ेगा, लेकिन 5 से बड़ा है आगे बढ़ेगा, लेकिन है ना 3 से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यार मेरा करंट एलिमेंट बड़ा हो गया प्रीवियस एलिमेंट से, लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी, मेरा करंट एलिमेंट छोटा होना चाहिए प्रीवियस एलिमेंट से। तो जे यहीं पे रुक जाएगा, जे मेरा यहाँ रुक जाएगा, है ना। अब अपन देखते हैं ये वाली, क्या मेरा आई है ना 0 से आगे बढ़ा है, हाँ यार 0 से बढ़ा है, एंड देखेंगे क्या मेरे आई और जे, क्या मेरे आई और जे है ना दोनों एक ही पोजीशन पे मीट कर रहे हैं, मतलब क्या उन्होंने पीक ढूंढ लिया, तो पीक तो ढूंढा नहीं, तो ये वाली फॉल्स, एंड फॉल्स। अब आगे वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, पर फिर भी मैं दिखाता हूँ क्या जे भी अपने है ना करंट इंडेक्स से मूव करा है, हाँ जे भी यार पीछे की साइड से मूव किया है, तो जे भी मूव किया है, तो ये भी ट्रू, लेकिन यार ये दोनों ट्रू तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, तो इसका करंट कॉम्बिनेशन आएगा फॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं तुमको है ना इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार, इसको रन करते हैं, फिर नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, और पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं क्या होने वाली है। क्या रन कर रहा है, इसको फटाफट सबमिट करके देखते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं ना। तो ये सबमिट हो रहा है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, लोग बोलते हैं 2n होगी, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ वो देखो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एरे की साइज थी n, ये n बार चल रहा है, ये भी है ना 0, जब तक 0 से बड़ा है मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये भी n बार चलेगा, ठीक है। तो इसकी वैसे तो होनी चाहिए O(2n), और वैसे 2n कॉन्स्टेंट होता है, इसकी O(n) ही होगी। पर लोग बोलते हैं कि 2 बार तो लूप चल ही रहे हैं ना, 2 बार तो लूप चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तुम देखो, 3 केस लेते हैं अपन, एक तो इनको पीक मिल गया होगा, ठीक है, एक अपना है ना जेई बेचारा, जेई बेचारा है ना अपना आई बड़ा होगा, मतलब जे भी यहीं बैठा होगा, आई यहाँ होगा, तो जेई बड़ा होगा। एक यार अपन देखते हैं अपना है ना जेई बड़ा होगा और आई यहाँ बैठा होगा, ठीक है, तीनों केस देखते हैं अपन। तो केस फर्स्ट में देखते हैं, जब आई भी बढ़ेगा और जे भी बढ़ेगा, टोटल लेंथ तो एन नहीं है, ये टोटल लेंथ तो एन है, ये पूरी तो एन लेंथ है, ठीक है। तो है ना ये आगे बढ़ेगा, तो ये मान लो n/2 गया या n/4 गया या कुछ भी गया, n/2 गया n/4 गया, तो ये भी तो n-n/2 या n/4 उतनी तो लेंथ जाएगा, तो ये दोनों टोटल मिला के तो एन ही तो कवर करेंगे, उससे ज़्यादा कवर कर ही नहीं सकते। तो ये लूप चला O(n), मतलब ये वाला लूप, आई वाला लूप और ये वाला लूप, ये बेसिकली ये वाला लूप प्लस ये वाला लूप O(n) बार ही चला, O(n) बार ही चला फर्स्ट केस के हिसाब से। हम मान लेते हैं जे कभी है ना अपनी इंडेक्स से मूव करा ही नहीं होगा, जे है ना वहीं पे था, और तो आई भी मूव करेगा, तो टोटल लेंथ तो एन ही थी इसकी और इसकी मिला के, तो ये फर्स्ट वाला लूप O(n) तो मूव करेगा, और जे वाला लूप तो मूव ही नहीं करेगा, तो O(1) होगा, तो मूव ही नहीं करा। अब अगर मान लो है ना आई मूव नहीं कर रहा, जे मूव कर रहा है हमेशा,
तो जे भी तो ऑफ एन बार मूव करा, आई तो कभी मूव ही नहीं करा, तो आई के लिए तो ऑफ वन होगा। फिर तुम कैसे भी देख लो, ये दोनों लूप हमेशा मिला के ओ ऑफ एन ही लेंगे, इससे ज़्यादा किसी भी केस में ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लॉजिक के हिसाब से है कि दोनों एक जगह जाके एक जगह मीट करेंगे, दोनों को इसका पूरे का डिस्टेंस एन है, तो ये दोनों लूप कभी भी एन से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। पर फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो ओ ऑफ एन है और ये ओ ऑफ एन है, तो दोनों मिला के टू एन हो गई, तुम इसको और ऑप्टिमाइज करो और ऑप्टिमाइज करो। हालांकि ये अपन टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं और ऑफ एन ही है ये, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं, दो लूप लिख दिए, दो लूप लिख दिए, तो अपन चल ठीक है, अपन इसका ना ऑप्टिमाइज लेके आते हैं, इसका वर्जन, इसका ऑप्टिमाइज वर्जन लेके आते हैं उन लोगों के लिए। अब अपन इसको एक ही लूप में करेंगे पूरे लॉजिक को। तो अपन इधर से क्या कर रहे हैं, अपने को कुछ कंडीशन है उसका ध्यान रखना है। देखो पहले देख लेते हैं क्या, कि एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। पहले नहीं, अब एक ही लूप में करना है तो अपने को सारी कंडीशन को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एरे हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। उसी के अंदर अपने को चेक करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्पेलिंग देख लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। और अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग तो है, लेकिन बेसिकली अपने को ये वाली चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ये वाली चीज़ है ना, इंक्रीजिंग तो है एरे, लेकिन उसके बाद कोई डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी तो हो कहीं, मतलब इंक्रीजिंग होता होता ही पूरा ओ एरे एन में ट्रेवर्स हो गया हो, तो मतलब ये वाला तो माउंटेन तो है नहीं ना, ये तो तुमको साफ दिख रहा है, ये माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन नहीं है, माउंटेन तो ये पूरा होगा। तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है क्या, कभी डिक्रीज हो ही नहीं रहा हो, क्या पता ऐसा भी केस हो रहा हो कि कभी डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये माउंटेन एरे तो नहीं है। तो अपने को तीसरी कंडीशन इधर चेक करनी पड़ेगी, मतलब किसी पॉइंट पे डिक्रीज तो हो रहा है, तो कुछ भी बोल लो यार, ऑलवेज इंक्रीजिंग बोल लेते हैं, ऑलवेज इंक्रीजिंग। यार ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली तीन कंडीशन तो अपन ये चेक करेंगे। अब अपने को सेम डिक्रीजिंग के लिए भी चेक करनी पड़ेगी, यार पहले तो डिक्रीजिंग हुआ है रे, स्पेलिंग तुम सब देख लेना, है ना, और फिर देखना पड़ेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, है ना, उसको देखना पड़ेगा यार कि कहीं ऑलवेज तो डिक्रीजिंग नहीं हो रहा ना, मतलब हमेशा अपन डूब भी तो नहीं रहना, जैसे यहाँ हो रहा था ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब पता चले आई तो मूव ही नहीं कर रहा, जे ही हमेशा कोशिश करेगा बेचारा, है ना, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग का, ऑलवेज डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा, है ना। तो डिक्रीजिंग तो चलेगा यार, अरे डिक्रीजिंग चलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए उसमें भी, मतलब ये दोनों एक साथ चलेंगे ना, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब सेम डिक्रीजिंग तो क्या सिमिलर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। और है ना, लेकिन ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए यार, मतलब एक पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, मतलब ऑलवेज डिक्रीज हो रहा था तो खाई हो जाएगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे तुमको बताया था ड्रायरन करके, ये वाला बेसिकली है ना, ये वाला, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो गया, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया, और ये हो गया माउंटेन एरे, बेसिकली यहाँ पे बताया। तो देखो यार ये सारे कंडीशन जब अपन एक साथ चेक कर लेंगे एक ही फॉर लूप में, एक ही फॉर लूप में, है ना, अपन तीन चार कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे, तो यार ये ओ ऑफ वन में भी हो जाएगा, ओ सॉरी ओ ऑफ एन में, एक ही लूप के साथ, वैसे भी ओ ऑफ एन में हो रहा है, पर ये फिर मतलब लोगों के लिए भी ओ ऑफ एन में हो जाएगा, अपने लिए तो सभी ओ ऑफ एन है, ठीक है। तो अपन एक बार कोड दिखाता हूँ तुम्हें, इसका क्या कोड होगा तो तुम्हें समझ में आएगा, पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। और ये मेरा कंडीशन होगा, ये बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें ना बहुत सारी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अपने को ना वही बेसिकली ना एक इंक्रीजिंग के लिए हर बार चेक करना पड़ेगा, एक डिक्रीजिंग के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर लास्ट में देख लेंगे कि हमेशा इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। तो बेसिकली ये लॉजिक है। तो फिर मैं तुमको कोड समझाता हूँ, पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर अपन समझते हैं कोड और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोड चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट से और चलते हैं स्क्रीन पे। कोड सबमिट हो गया है, तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमको दिख रही होगी, एक ही लूप लगा रखा है, बस इफ कंडीशन दे रखी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ वन ही होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कुछ ली नहीं है, तो देखो यहाँ पे कोई स्पेस लिया नहीं है, और यहाँ पे कोई स्पेस लिया नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेस लिया नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस लिया नहीं, बस एक ओ ऑफ एन है, जो ओ ऑफ एन जो बोले थे ना, एक ही लूप में करो, अपन एक ही फॉर लूप के अंदर सारी कंडीशन को इफ करके हैंडल कर लेते हैं, तो वो भी ओ ऑफ एन ही होगा, ठीक है ना, तो ओ ऑफ एन होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपन इसको समझते हैं कोड में अपन ने किया क्या है, कोड लिख लिया लेकिन किया क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन है अपन ने एरे की साइज निकाल ली, पहले एरे बना लेते हैं फटाफट से। एरे कहाँ है, एरे कहाँ है, एरे कहाँ है, ये रहा। तो एरे है ना, ये है अपना एरे, ये रहा। तो एरे का अपन निकाल लेते हैं अपन फटाफट से, है ना। तो एरे अपना ये है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, अपन यहाँ बना लेते हैं एरे को। तो एरे बना लिया ना अपन ने, तो एरे बना लिया, अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट करियर का, हाँ। तो मैं देख रहा हूँ क्या मेरे एरे में यार एक ही एलिमेंट है,
मतलब बेसिकली एक ही एलिमेंट है, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये कुछ होगा ही नहीं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही नहीं है, तो ये वैलिड माउंटेन एरे नहीं होगा। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, पहली बात तो ये। ठीक है, फिर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यार, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जो ये बताएगा कि अभी तक तो मेरा एरे इंक्रीजिंग है, जैसे ही मैं इसको ना मान लो 0 कर दिया तो अब मेरा एरे डिक्रीजिंग चालू हो गया। तो मैं बेसिकली वो पॉइंट ढूंढूंगा जहाँ से मेरा एरे डिक्रीजिंग चालू है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो मैं इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा और देखूंगा क्या मेरा किसी पॉइंट पे करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा आ गया क्या। मेरा जो करंट एलिमेंट है वो मतलब वो कब होगा, जब मैं यहाँ से बढ़ता जाऊंगा तो किसी एक पॉइंट पे होगा कि मेरा करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट छोटा हो गया। वो कौन सा होगा, डिक्रीजिंग वाला केस स्टार्टिंग होने वाला, मतलब जो पीक ही तो होगी, ये इस पीक पे पहुंच जाएगा तभी तो यहीं से तो डिक्रीजिंग चालू होगा। वो पीक, मैं उस पीक को फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पीक को फाइंड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ये क्या कर रहा हूँ कि हमेशा मेरा एरे इंक्रीजिंग रहे, मतलब बेसिकली ये वाली कंडीशन इंक्रीजिंग रहे। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि यार एरे है ना क्या हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग तो नहीं है ना। ऑलवेज इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, और ऑलवेज इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, जो अपना है ना एरे स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग था, पूरे एंड ट्रेवर्स कर लिया और एरे इंक्रीजिंग था। मतलब है ना, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ 0th इंडेक्स से या फिर मतलब बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स से, तो मेरा एरे है ना यहीं से हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था पूरे एंड तक। तो यार इसका मतलब है कि मतलब ये हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग था। तो मैं वही चेक कर लूंगा, अगर मेरा आई 1 है, मतलब मैं इसी एरे की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन की, यहाँ से हमेशा एरे है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मेरा यार कभी भी मतलब है ना वो नहीं हुआ, एरे डिक्रीजिंग ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा कि भाई इसमें डिक्रीजिंग वाला पार्ट नहीं है, तो वैलिड माउंटेन एरे नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरा एरे है ना ऑलवेज इंक्रीजिंग भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि मैं ना ग्रेटर देन वाली चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वल टू लगा देता तो फिर वो गड़बड़ हो जाती, इक्वल टू वाली एलिमेंट चेक नहीं करे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। फिर अपन ने तीनों कंडीशन चेक कर ली, है ना। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अब है ना इंक्रीजिंग को 0 कर दो, मतलब मेरे को है ना ऐसा पॉइंट मिल गया है, इस केस में अपना बेसिकली ये होगा, तो अपना ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होगा। तो अपने को है ना ये वाला पॉइंट मिल गया है, जो है ना अपना करंट एलिमेंट छोटा हो मेरे प्रीवियस एलिमेंट से, i-1 से, आई एलिमेंट i-1 से छोटा है, मेरे को वो वाला पॉइंट मिल गया है ना। तो अब मेरे को है ना इंक्रीजिंग को 0 कर दो, इंक्रीजिंग को मैंने 0 कर दिया, ये जो इंक्रीजिंग तो बनता ना इसको 0 कर दिया, मतलब मुझे मेरे एरे में एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जहाँ से मेरा एरे ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जहाँ पे ना मेरा एरे छोटा हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अपने को ये चेक करना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या। तो अपन ने चेक कर लिया, डिक्रीजिंग वाला पॉइंट मिल गया, जैसे अपन ने लिखा इंक्रीजिंग इसको 0, तो अपने को ना डिक्रीजिंग वाला वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली ना अपन ये पूरा लूप में है ना, तो मैंने तुमको एक बार बता दिया। जैसे मान लो अपन है ना इसके लिए चेक कर रहे थे, है ना, वापस आओ। तो अपन जैसे ना अपन इसके लिए चेक कर रहे थे, इसके लिए, ठीक है, अपन इसके लिए चेक कर रहे थे, तो क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट छोटा है, नहीं यार नहीं छोटा नहीं है, तो इस लूप के बाहर है, मैं केवल तुमको ये वाला ब्लॉक समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो अपन बाहर है तो इंक्रीजिंग अभी बनी है, इंक्रीजिंग अभी बनी है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरा करंट एलिमेंट छोटा है या इक्वल टू है, मतलब बेसिकली मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ। इस वाली कंडीशन को मैं भूल गया, स्किप कर दिया इस वाली को, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग अगर नहीं है, इक्वल टू, मतलब कि मान लो इधर भी 2 होता, इधर भी 2 होता, लेस देन तो नहीं है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ चेक कर रहा हूँ बस इसके लिए ना। तो अब वापस आते हैं अपन उस पर, है ना। तो अपने को एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ से अपना एरे डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसको स्किप कर दो एक बार, ये कोई काम की नहीं है, मतलब काम की तो है अगर यहीं पे कोई ना डुप्लीकेट एलिमेंट हो तो वो वाली चीज़ काम की है बेसिकली ना। इंक्रीजिंग होते हुए कोई डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाए तो अपने को काम का ये वाला है ना। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जो अपने को डिक्रीजिंग एलिमेंट मिला है क्या वो मेरे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, कहीं वही डुप्लीकेट तो ना हो। अब ये तो अपने को पता चल गया, अपने को ये है ना 5 से बड़ा तो नहीं था, 5 से बड़ा नहीं था, पर ये भी हो सकता है कि 5 के इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, तो वो भी चेक करना पड़ेगा, इक्वल एलिमेंट नहीं है। तभी तो मैंने बोला था आपको एक ही लूप में करना है, तो बहुत सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये, तो वो सब करना पड़ेगा अगर एक लूप में करना है तो। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि अब डिक्रीजिंग तो नहीं है वो एलिमेंट, मतलब बेसिकली अपन ऐसे एलिमेंट को करना है जो डिक्रीजिंग मतलब प्रीवियस वाले एलिमेंट से छोटा है ना। अब लेकिन ये तो हो सकता है ना कि यार ये कंडीशन तब भी तो फॉल्स हो सकती है ना, कि मतलब ये वाला एलिमेंट भी 5 ही हो, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल हो, तब भी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, कि मतलब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है, बेसिकली बड़ा नहीं है, तो है ना। ये वाली कंडीशन तब भी फॉल्स हो जाएगी, तो मैं तब भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर सिमिलर एलिमेंट्स आ गए तब भी मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न होगा नहीं, तो ये दोनों केस नहीं चलेंगे। अरे कट जा भाई, है ना। तो अब ये लूप आगे बढ़ेगा, अभी लूप आगे बढ़ेगा, अब नेक्स्ट आइटम चेक होगा क्या भाई कोई ऐसी वैल्यू मिली जो मेरी प्रीवियस एलिमेंट से छोटी हो। वो बोलेगा हाँ भाई मेरा है ना जो प्रीवियस एलिमेंट है ना वो 2 है, और अभी वाली एलिमेंट है ना 1 है, तो 1 2 छोटी है। फिर वापस से ना अभी ये वाले दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे, है ना।
अभी वाले दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे तो ये वाला तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि ना अभी आई 0 पे सेट कर चुके हैं अपन, 0 पे वाला रन होगा नहीं, 0 0 ये वाले कंडीशन रन होगा। तो ये बोलेगा क्या भाई कोई है ना इक्वल इक्वल वाली वैल्यू है कि क्या, छोटी तो है लेकिन क्या प्रीवियस वाली से इक्वल भी दिया, क्योंकि छोटी वाली अपन ना इक्वल टू वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। अगर छोटी है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इक्वल नहीं हो सकती, इक्वल भी तो हो सकती है ना। तो अपन चेक करेंगे इक्वल नहीं है, फिर वापस अगली के लिए चेक होगा इस वाली के लिए, फिर ये भी इक्वल नहीं आएगी, तो अपन ऐसे करके ना इसको ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ऐसे ही कोड काम में कर रहा है। हो सकता है तुम्हें ये कोड कैसे काम कर रहा है समझ में नहीं आया होगा, मैं तुमको बताता हूँ फिर से। बेसिकली है ना इसके अंदर अपन सारी कंडीशंस को एक लूप के अंदर चेक कर रहे हैं। पहले तो ये कर रहे हैं कि एरे इंक्रीजिंग हो, है ना, एरे इंक्रीजिंग हो मतलब एरे मतलब अगली वैल्यू बड़ा हो, मतलब करंट वैल्यू छोटी आ जाए प्रीवियस वैल्यू से, तो मतलब तभी तो वो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है। मतलब अपन पहले चेक कर रहे हैं एरे इंक्रीजिंग है, एरे इंक्रीजिंग है। उसके बाद चेक कर रहे हैं यार एरे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे, है ना, एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे, वो अपन यहाँ चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अपन चेक कर रहे हैं कि क्या एरे हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग है। उस वाली कंडीशन को अपन उस वाली कंडीशन को अपन है ना इसके थ्रू ना स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। अगर ये ना वन वन नहीं रहता, मतलब एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, एरे कभी है ना डिक्रीजिंग मिला ही नहीं अपने को, ये वाले अपन कब आए जब अपने को डिक्रीजिंग पॉइंट मिला। अगर अपने को डिक्रीजिंग पॉइंट ही नहीं मिला तो एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता। तो अगर एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देता। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है। मैं बेसिकली इनको रब करके लिख देता हूँ कौन सी कंडीशन क्या है। ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग कंडीशन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग की। ये है यार ऑलवेज डिक्रीजिंग की। ठीक है, ये अपन चेक करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये चेक कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। ये और क्या बच गया, हाँ बेसिकली ये चेक कर गया। और अपन इसे चेक कर रहे हैं इंक्रीजिंग हो, सॉरी इससे इंक्रीजिंग हो तो ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक कर रहा है। ठीक है ना। तो यार ये ऐसे कोड काम कर रहा है। बहुत सारे चांसेस है कि तुमको ये वाला कोड अभी एक बार के ड्राई रन में समझ में नहीं आया होगा, या तुम वीडियो को मूव करके देखो, क्योंकि है ना बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन देख सकते हो तुम, कितनी सारी इफ एल्स, 1 2 3 4 5 6 6 और फिर ये 7 7 इफ एल्स कंडीशन है ना इसके अंदर है। तो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें कब इफ हो रही है कब एल्स हो रही है। तो तुम है ना इस पूरे एग्जाम्पल पे, इस पे और एक दूसरा वाला एग्जाम्पल था ना जो फॉल्स आ रहा था, दोनों पे है ना इस वाले कोड को ड्राई रन करो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में लिख दो, मैं तुमको है ना एक बार दोबारा शॉर्ट वीडियो समझा के इस वाले एग्जाम्पल पे ड्राई रन कर दूंगा। तो यार इसी के साथ है ना अपने टाइम कॉम्प्लेक्स देख ली और स्पेस कॉम्प्लेक्स की अपने कुछ यूज़ नहीं करी। तो इसी इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।